थक चुके हैं, बट जो लिमिटेशंस मैं बताने वाला हूं वो लिमिटेशंस बेसिकली आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं और इनके आने का हर वक्त खतरा रहता है, मतलब इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए इन स्पेसिफिक टॉपिक्स को कवर कर लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब मैं बात लिमिटेशन की कर रहा हूं तो लिमिटेशन से रिलेटेड कई डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में लिमिटेशन की बात की गई है। तो ये वाली लिमिटेशंस अगर आपको पता है, जो ओवर एंड अगेन पूछी गई हैं पेपर के बीच में, तो इनको जानकारी रखने से आपका फायदा हो जाएगा। मैं आपको आज 5 लिमिटेशंस बताने वाला हूं जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, और ये वाली लिमिटेशंस भारी नहीं है मेरे दोस्त। ये वाली लिमिटेशंस हेल्प करेंगी मार्क्स लाने में, इंजॉयबल है। ये वाली लिमिटेशन लगवाओ, ये वाली लिमिटेशन याद करो, ये वाली लिमिटेशन पढ़ के जाओ। सबसे पहली लिमिटेशन, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। बॉस सभी ने पढ़ा हुआ है, पहले चैप्टर के बीच में ये टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पूछने के कई सारे तरीके हैं, बताऊंगा क्या क्या तरीके हैं। पहले टॉपिक बता रहा हूं सिर्फ, ताकि जो मेरे भाई बहन, जो मेरे प्यारे बच्चे, जिनको लग रहा है कि सर जल्दी जल्दी बता दो, हमें तो सिर्फ पूछना था कौन सी लिमिटेशंस हैं, तो मैं उन लोगों को जल्दी जल्दी बता देता हूं, ताकि आप लोग सिर्फ क्वेश्चंस देख लो कौन से हैं, और साथ में निमोनिक्स बता दूंगा, कोड्स बता दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि इसका आंसर लिखने के लिए याद करने का तरीका क्या है। आपको ज्यादा देर नहीं बिठाने वाला, हाँ आपको ही कह रहा हूं, आपको मैं ज्यादा देर नहीं बिठाने वाला। आओ जल्दी से देखते हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, पता है आपको क्या होती है? इसका कोड क्या है याद रखने का? फेटो। फेटो बोले तो प्यारे दोस्त को, जैसे हम फैक्ट दोस्त को फेटो बोल देते हैं, ये फेटो है। फेटो क्या है? सबसे पहली बात, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फिर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ए से नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, फिर टी से टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, और लास्ट के बीच में अदर मैटर्स। अदर मैटर्स कौन से? दैट अफेक्ट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, जिनको सिग्निफिकेंट माना जाता है। ये आपका पहला टॉपिक हो गया। दूसरे टॉपिक की बात करूंगा। दूसरा टॉपिक है आपका लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू एक्सेप्टेंस। ये भी पहले चैप्टर में ऐसे 210 में, पहले वाला ऐसे 200 का पार्ट था, ये वाला ऐसे 210 का पार्ट है एंगेजमेंट वाले का। तो यहां पे क्या कहता है? लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू एक्सेप्टेंस। अभी एक्सेप्ट किया ही नहीं है, पर लिमिटेशन लगाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम तो आपको स्टॉक नहीं चेक करने देंगे, अगर करने दिया तो थोड़ा सा करने देंगे, ज्यादा वाला नहीं करने देंगे। क्यों? उसमें गड़बड़ की हुई है, आपको भी दिखाएं, हद होगी पागल समझते हैं। हम वो वाला डेटर नहीं चेक करने देंगे। कौन सा? भाई साहब जिसका अमाउंट सबसे ज्यादा है आपका। हाँ जी, क्यों? कौन बताए तुम्हें कि फेक है? अच्छा, इतनी बड़ी लिमिटेशन, डिस्क्लेमर देना पड़ेगा मेरे को बाद में, भैया तुम्हें जो देना हो दे लेना, मैं ऑडिट ही नहीं करता, आपके मुंह पे हाथों है। वेरी नाइस। एक ये वाली लिमिटेशन है। एक ये अगला टॉपिक है, चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब कहता है काम शुरू हो गया है, पहले वाले में काम शुरू नहीं हुआ था, अभी एक्सेप्टेंस ही नहीं की हमने। तो अगर एक्सेप्टेंस की नहीं है तो ऑब्वियसली क्या कर सकते हो? पहले ही कह सकते हो हाथ जोड़े भाई, मुझे काम नहीं करना, कहानी खत्म, सिंपल। जहां पता चल रहा है डिस्क्लेमर की कंडीशन आएगी, बड़ी लिमिटेशन लग रही है, छोड़ दो काम, करो ही मत। चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, काम पकड़ लिया, आप काम करते करते कहते हैं और जनाब हमको लग रहा है आपको ना काम ज्यादा सा दे दिया है, इतना काम तो कराना ही नहीं था। नहीं तो पहले क्या तुम्हें सांप सूखा हुआ था? पहले क्या सोच के आए थे? बुक्की खाई हुई थी, सस्ते नशे खाए हुए थे, क्या सोच के बता रहे थे इतना सारा काम करवाना है? फीस क्यों डिसाइड की थी? अरे यार आपको क्या बताएं, बस नशे ही किए हुए थे, सच बता रहे हैं। तो पहले वो सोचा था टैक्स ऑडिट पूरा करवाएंगे, लेकिन अब लग रहा है कि उसके बीच में सारा कुछ तो करवाना नहीं पड़ेगा, बस कॉम्प्लायंस ही करवा लेते हैं। नहीं, टैक्स ऑडिट क्यों नहीं करवाना? अरे यार तुम बहुत डिटेल में चेक करते हो, तुम डिस्क्लेमर, तुम बेसिकली कोई एडवर्स ओपिनियन दे दोगे। अब जनाब एडवर्स बनेगा तो एडवर्स ही दूंगा ना, वही तो हम चाहते नहीं है। तुम ना छोटा काम कर लो, पैसे तुमको ठीक ठाक दे देंगे, ये काम हम किसी और से करवा लेंगे जो हमें अनक्वालिफाइड ओपिनियन देगा, ठीक है? ये तो कोई बात नहीं हुई भाई साहब। तो ये वाली बातें यहाँ पे की गई हैं। यहाँ पे 3 तरह की बातें बताता है, तीन चीजें, जिसमें से अपने लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन से रिलेटेड है वो लास्ट वाला पार्ट है। पहले 2 पार्ट में अभी बता नहीं रहा, ये सिर्फ आपके लिए जो सिर्फ क्वेश्चन सुनना चाहते हो और आंसर जानना चाहते हो कि क्या होता है। बाद में ये बात समझाऊंगा, तो जिनको समझना हो वो बाद वाली बात देख लेना, लेकिन पहले आपको भगाने के लिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। ओके, सबसे लास्ट चीज, रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वेदर इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट और कॉज्ड बाय अदर सर्कमस्टांसेस। क्या कहता है बॉस? किसी भी वजह से अगर
किसी भी वजह से अगर कोई लिमिटेशन लग गई, चाहे वो सर्कमस्टांस की वजह से लगी है, आप चेक नहीं कर पा रहे हो कोई चीज, क्योंकि अब उस चीज को चेक कर पाना संभव ही नहीं है। स्टॉक बेचारा जल के खत्म हो गया, जिसको चेक करना, कहां से चेक करोगे? दिक्कत हो गई ना। यहां पे परेशानी ये आ गई है कि सर्कमस्टांस ही ऐसा हो गया, बाढ़ आई भैया, सब सामान डूब गया हमारा, तो दुबैया हो गई। अब तुम बीच में तबाऊ तबाऊ ध्यान से तो रहे चेक करने के लिए, हाँ अपने आर्टिकल को थोड़ा भेजोगे कि बाढ़ में जा छलांग मार जाके ढूंढ के ला कौन सा स्टॉक है इनका। नहीं कर सकते नहीं कर सकते। तो ऐसे केस के बीच में ऑब्वियसली क्या कह रहे हैं, एक तो सर्कमस्टांस, दूसरा मैनेजमेंट जबरदस्ती कर रही है। जो मैंने शुरू में एग्जांपल दिया आपको, जैसे अगर वो एक जबरदस्ती कर रही है तो क्या अपने को पसंद नहीं आ रही बात, बकवास कर रहे हो फालतू की, आत्तू करनी है इनके मुंह पे, हम कह रहे हैं हम नहीं अग्री करेंगे, लेकिन हमने कहा अग्री नहीं करेंगे, कहते अच्छा मत करो, फिर क्या हो गया? हमने कहा फिर क्या करोगे? कहते हमने कहा कि डिस्क्लेमर देंगे फिर हम, अगर तुम कुछ करने नहीं दोगे तो डिस्क्लेमर तुम हमें नथु बेटे इनको जाके जरा बाहर का रास्ता तो दिखाना, और बात ध्यान रखना कल से सुबह आना नहीं चाहिए जा जनाब को, AK-47 रखना अपने पास, सर को थोड़ा पता होना चाहिए आने के लिए क्या क्या चीजें करनी जरूरी है जैकेट डाल के आना सर, कल अपनी गोलियां धाए धाए करके चलाता है नप्पू हमारा। If auditor is unable to agree to change of terms and not permitted by management to continue original engagement, दो ही विकल्प है, सिर्फ दो ही ऑप्शंस है। एक, विड्रॉ कर लो फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट वेयर पॉसिबल अंडर लॉ रेगुलेशन। ये लॉ रेगुलेशन का क्या डंडा है यार, अब हम विड्रॉ करना चाहते हैं, लोग कह रहे हैं नो करना पड़ेगा। ये जबरदस्ती, सभी लोग जबरदस्ती करते रहते हैं, कह रहे करो, तुम करो, टेंशन ना लो, तुम हमें खबर पहुंचा दो, हम अपना डंडा लेके आएंगे, इनकी AK-47 भी तोड़ देंगे, तुम टेंशन नहीं लेने का। हमारी एनिमेटेड सारी चीजों में सब कुछ तोड़ देते हैं हम। तो अगर ये कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब आपको करना पड़ेगा, आप करो, आप डिस्क्लेमर दो, टेंशन नहीं, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, आप सीधा इनको इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो, ये अपने आप देख लेंगे। Determine whether there is any obligation, either contractual or otherwise, to report matter to other parties like TCWG owner or regulators। मतलब अगर हमने एंगेजमेंट के बीच में बात की थी, अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है तो हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। हमारी लीगल कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी है, लीगल मतलब स्टैंडर्ड ने या लॉ ने डिफाइन की है, कंपनी एक्ट के बीच में जैसे डिफाइन की होती है। कॉन्ट्रेक्चुअल जो हमने एग्रीमेंट किया है इनके साथ, एंगेजमेंट लेटर है, उसके बीच में अगर मेंशन्ड है, इन दोज केसेस हमें ऑब्वियसली जाने से पहले या छोड़ने से पहले या ऐसी कोई चीज करने से पहले उनको बताना जरूरी है। ये तो बातें हमने 260 265 में भी हम बात करते हैं कि उनको बहुत कुछ बताना होता है हमें, जो ऑब्वियसली अब आपके सिलेबस में तो है नहीं। इंटर वालों को कह रहा हूं, फाइनल वालों को नहीं कह रहा हूं। ओके, तो यहां पे कहानी हमारी खत्म हुई। ये हमारे कितने टॉपिक हो गए बेटा? 3 टॉपिक हो गए पहले चैप्टर के बीच में से जो लिमिटेशन पे। अब सीधा आओ मेरे साथ चैप्टर 4 के ऊपर। चैप्टर 4 के बीच में लिमिटेशन ऑन इंटरनल कंट्रोल है। ये लिमिटेशन ऑन इंटरनल कंट्रोल जो है बेटा, इसका सिंपल सा कोड जो है, बड़े बेकार सा कोड है, याद कर लेना ऐसे ही, बहुत बेकार है। मतलब तुम सोचोगे सर क्या सोच के बोलते हो आप भी, रे ह्यूमन ला को जूली, मतलब ये कह रहा है, नथु कह रहा है रे ह्यूमन तू लेके आ किसी जूली को, ठीक है, ला को जूली, ला कोई जूली। ओके, सो पहली बात क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस। सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस ही प्रोवाइड कर सकता है इंटरनल कंट्रोल। ह्यूमन जजमेंट जो है इन डिसीजन मेकिंग रहती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस, कोल्यूजन अमंग पीपल, जजमेंट बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की जजमेंट से ही तो सारा काम चल रहा होता है। कोल्यूजन अमंग पीपल, सारे लोग मिल जाएंगे आपस में, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की ऐसी तैसी कर देंगे। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस, भाई जिस काम के लिए लगाया गया था इंटरनल कंट्रोल, हमें यही समझ नहीं आ रहा है कि उसकी एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हो रही है, तो एक्सेप्शन रिपोर्ट का करना क्या, TCWG के पास लेके जाओ, कंट्रोल में चेंजेस की बातें करो, हम कर ही मिले, हम कह रहे एक्सेप्शन रिपोर्ट ही तो जनरेट हुई है, इकट्ठा बल्क कर लेते हैं, 2 महीने बाद जितनी एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हुई है देख लेंगे। अबे बेवकूफ आदमी, अगर एक रिपोर्ट आ गई एक्सेप्शन रिपोर्ट, मतलब लूपहोल निकल गया है, गड़बड़ हो गई है, तो और आगे भी गड़बड़ हो सकती है। लास्ट में लिमिटेशन इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज। स्मॉल एंटिटीज में बंदे ही कम होते हैं, एक ही रामू है, वही साला जो है बैठा हुआ है आपके गले के ऊपर, जब सेठ जी नहीं बैठे हुए, वही चिन्नी तोल के दे रहा है, वही पैसे ले रहा है, वही सामान उतरवा रहा है, वही सामान दे रहा है। भाई कितना कुछ करेगा एक आदमी, गड़बड़ करने के चांसेस फुल टू है। ये कॉन्सेप्ट आपका चौथा पूरा हुआ। अब 5वां कॉन्सेप्ट है 705 के बीच में। 705 के बीच में कहता है लिमिटेशन ऑन स्कोप आफ्टर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट है। और सर ये तो आपने अभी बताया था चैप्टर 1 के बीच में
कि लिमिटेशन जो है वो एंगेजमेंट शुरू होने के बाद आ गई। सर वहां पे टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर कहा था मैंने कि टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट चेंज करने की बात कह रहे हैं। क्या है, काम पहले बड़ा करवा रहे थे अब छोटा करवाएंगे। क्यों? क्योंकि बड़े काम में आप हमारी ऐसी तैसी कर दोगे, हमको नहीं करवाना आपसे, आप छोटा काम करो। वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में चेंजेस की बात कर रहा था, लिमिटेशन लगाने की। वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की वजह से लिमिटेशन लग रही थी। ये क्या है? ये काम में लिमिटेशन लग रही है। काम करना चाहते हैं हम, लेकिन हमें साय नहीं पॉसिबली मिल पा रहा है। ये बीच में अड़चन डाल रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो दे नहीं रहे हैं, जिससे इन्फॉर्मेशन लेनी है उससे बात नहीं करने दे रहे हैं, जिस जगह जाके इन्वेंट्री चेक करनी है वो इन्वेंट्री चेक नहीं करने दे रहे हैं, डेटर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं लेने दे रहे। जो हमने शुरू में कहा था कि अगर इन्होंने ऐसी कोई बात करनी है इनसे पूछेंगे, अगर कोई ऐसी बात करनी है तो पहले बता दो, हम नहीं काम पकड़ेंगे। इन्होंने कहा पहले वाला ऑडिटर आया था, मिस्टर बलवंत आए थे, उन्होंने भी यही बात कही थी और वो काम छोड़ के चले गए। अभी कौन है? साजिद भाई आए हैं। इन साजिद भाई ने क्या कहा कि सर कोई लिमिटेशन तो लगाओगे, ये भी चला जाएगा। नहीं नहीं सर, लिमिटेशन क्यों लगानी है, सबको चेक करो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, आओ आप मेहमान हो हमारे, प्लीज बैठो, आप काम शुरू करो। और हमें तो पता ही था कि हमने लिमिटेशन लगानी है बाद में। इन्होंने लिमिटेशन बाद में लगा दी। अब बाद में लिमिटेशन लगे तो बेटा क्या होता है? पहली बात, रिक्वेस्ट करोगे कि लिमिटेशन रिमूव कर दो, मतलब आप कह रहे हो इस डेटर से बात नहीं करनी। भाई क्यों नहीं करनी? ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाने का कोई तरीका बताओ। आप कह रहे हो इन्वेंट्री चेक नहीं करनी, 2 गोडाउन में चेक कर लिया, बाकी 4 में नहीं करनी। क्यों भाई? घपला किया हुआ है वहां पे, क्यों ना चेक करें हम? हमारा काम है, हम तो चेक करेंगे। जाओ चुन्नू मुन्नू सब जाओ, अच्छे से चेक कर। अरे जनाब कैसी बातें कर रहे हो, नहीं चेक करनी, उधर बता तो रहे हैं आपको। अरे चरस गांजा पता नहीं किस किस चीज की तो खेती की हुई हमने वहां पे। आजकल तो बॉलीवुड भी फंसा हुआ है, बहुत सारी खेती की हुई है सर हमने वहां पे। ना जाने ना देंगे हम आपको वहां पे। तो हमने इनको क्या बोला बेटा कि आप मान जाओ यार। कहते ना, मतलब नहीं बनता। फिर हमने कहा ठीक है, ना मानोगे तो हम टीसीडब्ल्यूजी से बात करेंगे। टीसीडब्ल्यूजी को जैसे हमने वहां पे क्या कहा था, लीगल कॉन्ट्रेक्चुअल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम वहां पे जाके बताएंगे। अगर ये लोग फिर भी कुछ नहीं करते हैं, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स भी नहीं लगाए जाते हैं, तो उस केस के बीच में कहता है क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो। मटेरियल बट नॉट परवेसिव है अगर, लेकिन अगर मटेरियल और परवेसिव दोनों हो, क्वालिफिकेशन सफिशिएंट ना हो, तो जनाब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देके कहानी खत्म करो। और यहाँ पे भी दोनों सेम बात है, रिजाइन कर दो फ्रॉम ऑडिट, प्रैक्टिकेबल हो, नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन हो, और कम्युनिकेट करना पड़ेगा टीसीडब्ल्यूजी को जो वहां पढ़ के आए थे। और इफ रेजिग्नेशन इज नॉट प्रैक्टिकेबल तो डिस्क्लेम करो ओपिनियन और एक्सप्लेन कर दो द स्कोप लिमिटेशन इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन पैराग्राफ। लो, ये उन सभी बच्चों के लिए था जिनको सब कुछ पहले से ही आता है। आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, आपने तो टॉप ही करना है और मुझे आप पे पूरा विश्वास है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जिनको ध्यान नहीं आ रहा होगा ये टॉपिक्स, जो मिक्सअप कर गए होंगे। तो आप सभी के लिए मैं बहुत क्विकली 15-20 मिनट के अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। साथ साथ मेरे आ जाओ, चलते हैं दोबारा से। भैया आप लोग जिन लोगों ने यहां तक देख लिया और जिनको सारी की सारी बातें समझ भी आ गई, अरे भाई अगर तुमको लगे कोई काम की चीज मैं दे रहा हूं तो प्लीज लाइक करो या कमेंट जरूर करो, ठीक है? मुझे बता दो अगर कोई और चीज तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए बनाऊं यार, प्लीज पुट मी इन द कमेंट बिलो 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 कि भाई साहब प्लीज अच्छा काम कर रहे हो, थोड़ा सा और ऐसा सामान देते रहो। या फिर कि मैं आपसे चाहता हूं कि आप कोई और टॉपिक के ऊपर भी बनाओ जो कोई टिपिकल टॉपिक है, या कोई क्वेश्चंस और मेरे को बताओ जो मैं आऊंगा अभी और क्वेश्चंस के साथ। बाकी सारे लोग टिके रहो मेरे साथ, करते हैं। बेटा तुम जाओ जाओ जाओ, आप लोग निकलो, अपनी पढ़ाई करनी शुरू करो फिर से। वेरी गुड। ओके, सबसे पहला टॉपिक इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, पहली बात तो लिमिटेशन क्या है और इनहेरेंट क्या है। लिमिटेशन का मतलब कोई भी रोक टोक, कोई भी ऐसी हिंड्रेंस जिसकी वजह से आप अपना काम जैसे करना चाहते हैं वैसे नहीं कर पा रहे हैं। और इनहेरेंट का मतलब समथिंग विच इज इनबिल्ट, जिसको हटाया नहीं जा सकता है। शरारती बच्चों की शरारतों को छुपाया नहीं जा सकता है, वो शरारत करके रहेंगे। क्लास में टीचर के बिना या टीचर के होते हुए भी शरारती बच्चे अपनी शरारत करके रहेंगे। चीटिंग करने वाला बच्चा पर्ची जहां मर्जी लगा के लाएगा, जैसे मर्जी चीटिंग करेगा। इनहेरेंट है, टीचर चाह के भी उसको नहीं रोक पाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। समझे, ये इनहेरेंट है, आप चाह के भी नहीं रोक सकते। समझ रहे हो? कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपका बस नहीं चल सकता, वो इनहेरेंट होती हैं। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑडिट की क्या है? इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप बेस्ट ऑफ योर ऑडिट प्रोसीजर्स करोगे और रीजनेबल एश्योरेंस लाना चाहते हो, और रीजनेबल एश्योरेंस ही आएगी, एब्सोल्यूट कभी नहीं आएगी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है सब कुछ चेक कर डाला, कुछ गलती नहीं है, कुछ फ्रॉड नहीं है, और ये कभी नहीं हो सकता।
इसका सबसे बड़ा रीजन है आप सैंपलिंग करते हो। सैंपलिंग का मतलब क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स उठाते हो जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसको अपने टेस्ट के थ्रू चेक करते हो ताकि आप ये कह सको कि पूरी पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। और इसका मतलब है हमने चेकिंग प्राइमा फेसी देखा जाए तो सारी पॉपुलेशन की कर ली, ठीक है ना। तो आप क्योंकि सैंपलिंग लगा रहे हो कुछ रिस्क हमेशा रहेगा, ऑडिट रिस्क कहते हैं इसे, आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। और ये है किस किस वजह से, तो हमने फाटो की बात की। फैटो क्या है बेटा, सबसे पहला नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, तीसरा टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, और दूसरा अदर मैटर्स जिनका इंपैक्ट आ सकता है, अदर मैटर्स दैट अफेक्ट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट, और इनको सिग्निफिकेंट माना जाता है। अच्छा सुनो जल्दी से, यहां पे अदर मैटर के बीच में भी एक कोड है, FRRF, फ्रॉड, जो सीनियर मैनेजमेंट की कोल्यूशन से, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेशंस एंड फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस, फैटो और ओ के बीच में FRRF, याद रखना। अरे चलो आओ, ओके, अब हमने सारे के सारे ये वाले डिस्कस किए, इनका मतलब जल्दी जल्दी मेरे साथ समझो। कहता है ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। ये ऑब्वियसली बात है, जीरो पे आप लेके जा नहीं सकते ऑडिट रिस्क को, जिसका मतलब है रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हो, एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे नहीं सकते हो, क्योंकि सब कुछ चेक करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद चार चीजें क्या है, सबसे पहला नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब क्या कहता है, जजमेंट इन्वॉल्व है बाय मैनेजमेंट इन क्रिएटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द FRF इन द सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स अवेलेबल। मतलब फैक्ट और सर्कमस्टांसेस क्या है, कुछ भी हो सकते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन के हालात अच्छे चल रहे हैं, बुरे चल रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रहे हो उसके हालात अच्छे बुरे चल रहे हैं। एक आदमी सोचता है कि प्रोविजन बनना चाहिए, जबकि दूसरा आदमी कहता है इसके साथ एक्सपीरियंस नहीं, इसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा है और प्रोविजन बनाने की जरूरत कभी पड़ी ही नहीं, तो नहीं बनाना चाहिए। ऑडिटर आता है और वो कहता है तुम दोनों ही बेवकूफ हो, मुझे तो लगता है प्रोविजन इतना नहीं इतना बनाना चाहिए। तो ये पर्सन टू पर्सन है, सब्जेक्टिव है, कुछ नहीं कर सकते आप। ऐसी चीजों के बीच में आप चाह के भी एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकते हो कि तुमने ये क्यों किया। अरे भाई उनको लगा, उन्होंने किया, उनकी गट फीलिंग है, ठीक है ना। तो इन चीजों पे सवाल उठाने संभव नहीं है, चाहे इसके बीच में घपला ही कर रहे हो वो चालाकी मार के। इन एडिशन इट इन्वॉल्व सब्जेक्टिव डिसीजंस, असेसमेंट और अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। ये बातें हमने कर ली, ओके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में कहता है। अब अगली बात कहता है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, मतलब यहां कहता है प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस हैं आपके प्रोसीजर्स के ऊपर। तो पहली बात, ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर का मतलब यहां पे क्या है, कुछ वर्ड्स हैं जो ये लिखे नहीं गए हैं, जबकि उनका कहने का मतलब क्या है, वेरिफिकेटरी नॉट इन्वेस्टिगेटरी। ये वेरिफिकेटरी क्या होता है बेटा, वेरिफिकेटरी का मतलब है वेरिफिकेशन करने गए हो, चेक कर रहे हो, बस क्रॉस चेक कर रहे हो कि चीजें ठीक की गई हैं कि नहीं, जो लिखा गया है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है कि नहीं। बैक एंड पे जाके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करोगे और डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बुक्स तक आओगे और बुक्स को चेक करके कहोगे हाँ जी सब कुछ ठीक है जी, या सब कुछ ठीक नहीं है जी। लेकिन इन्वेस्टिगेटरी नहीं कि कहीं पे शक होने लगा तो दे फैंटे मारने शुरू किए, धड़ाधड़ बेल्ट निकाल ली और सिंघम बन गए, अभी के अभी जवाब चाहिए मुझे। ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। आप पुलिस नहीं हो, आपके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेशल पावर्स नहीं दी गई है इन्वेस्टिगेटरी, आप चाह के भी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ ऑडिटर है, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं, आप वेरिफिकेशन करने गए हैं, आप क्रॉस चेकिंग करने गए हैं, चीजें जो बताई गई हैं वैसी हैं कि नहीं। भाई नहीं है, तुम्हें शक है तो इंफॉर्मेशन कहीं और पहुंचाई जा सकती है किसी रेगुलेटरी बॉडी को। अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तो सिंपली बता दो कि रिपोर्टिंग के बीच में गड़बड़ है, फ्रॉड किया गया है, और साथ में रिपोर्टिंग कर दो रेगुलेटरी बॉडी को। लेकिन आप खुद उसकी तह तक जाएंगे, किसने किया है, कौन कौन इन्वॉल्व था, कितने पैसे का और घपला हो सकता है, और भी ट्रांजैक्शंस निकलेंगी, बाकी कंपनीज को भी छांटो, ये सब आपने नहीं करना है। इस CBI वगैरह के काम होते हैं, वही लोग करेंगे, पुलिस के काम है, ओके। सो यहां कहता है प्रैक्टिकल लीगल लिमिटेशन है। प्रैक्टिकल लिमिटेशन का मतलब क्या है यहाँ पे,
मैनेजमेंट को आप कह रहे हो कि बात बताओ, वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपको कोई खबर ही पूरी नहीं देंगे, इन्फॉर्मेशन ही नहीं प्रोवाइड करेंगे जिसके बेसिस पे बुक्स अकाउंट्स क्रिएट की गई थी। दूसरी बात, फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम डिजाइन टू कंसील इट। ऑब्वियसली जहां फ्रॉड होता है, जहां गड़बड़ की जाती है, वहां पे उसको छुपाने का तरीका भी ढूंढा जाता है। ये तो है नहीं लूटपाट करके आप सब कुछ खुला छोड़ देंगे। आइए ऑडिटर साहब देखिए, हमने फ्रॉड किया और आप इस फ्रॉड को क्या करिए, आके अपनी किताबों के बीच में, आके अपने ओपिनियन के बीच में छाप दीजिए। इतने बेवकूफ तो कोई भी नहीं होता है कि नहीं? तो ऑब्वियसली वो उसको अच्छे से छुपाएंगे, और अच्छे से छुपाई हुई चीज को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। और खासकर जब बड़े लोग मिले हुए हों, कोल्यूजन हो कई सारे लोगों का, मिली भगत हो जाए, तो फिर तो ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो ऑडिटर जितने मर्जी अपनी तरफ से जो है कोशिश करेगा, उसके बावजूद वो चाह के भी इन सारी बातों को शायद पिक्चर के बीच में नहीं उतार पाएगा। Further, auditor has no legal power to search forcefully, which may be necessary for such an investigation. Obviously, धाड़ बताओ, उल्टा टांग दूंगा, चूहे से कटवाऊंगा, ये सब बातें नहीं कर सकते बेटा, है ना? सड़क पे पकड़ लूंगा कहीं पे भी, कभी भी, जब भी मिल गया धर दूंगा तुझे वहीं पे। ऐसे सारे काम हम नहीं कर सकते। ये सब काम करने आईपीएस कर लो, फिर उसके बाद पीटना जिसको पीटना है। An audit is not an official investigation into alleged wrongdoing. मतलब क्या कहता है कि ऑडिट इन्वेस्टिगेटरी काम नहीं है। जस्ट बिकॉज आपको पता चल गया फ्रॉड हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी तह तक जाना शुरू कर देंगे। आपको पता चल गया फ्रॉड है, चुपचाप अपनी रिपोर्ट में बता दीजिए कि फ्रॉड हुआ है, बाकी काम जाने राम, बाकी लोग देख लेंगे जिनका जरूरी है इसके बीच में मतलब वास्ता। Not given any specific legal power such as power of search which may be necessary for an investigation. Okay, इसके बीच में दो पॉइंट्स हैं, practical and legal limitations on auditor's ability to obtain audit evidence as well as not an official investigation into wrongdoing. बेटा ये दो लाइंस ऐसी हैं जो आपको डाल दी जाएंगी और इनके थ्रू डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको कि आप क्वेश्चन बताइए, मतलब ये पॉइंट लिखे जाएंगे और कहा जाएगा एक्सप्लेन। बस एक्सप्लेन में सिर्फ ये वाला पूरा पार्ट आप लिखेंगे, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स वाला, सारा कुछ नहीं लिखना शुरू कर देंगे, सिर्फ कौन सा लिखेंगे, यही वाला। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट में भी आएगा। लेकिन अगर इसने कह दिया कि दिस इंप्लाइज लिमिटेशंस, एक्सप्लेन ऑल द लिमिटेशंस, तो इसका मतलब क्या है? ये तो एक ही बात कही थी इसने, बाकी सारी लिमिटेशंस मांग रहा है, वो भी चिपकानी पड़ेंगी आपको। टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बेटा कहता है कि एक स्पेसिफिक डेट होती है जब ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करना होता है। एजीएम से पहले सबमिट करनी जरूरी है कंपनीज के केस के बीच में, बाकी जगहों पे टैक्स ऑडिट वगैरह तो उसकी भी अपनी एक डेट है। तो आपने जब भी काम शुरू किया इससे लेके जब तक फिनिश करना है उसके दरमियान कुछ टाइम अवेलेबल है। इस टाइम के बीच बीच में आपको अपना सारा काम खत्म करना है। इन्फॉर्मेशन टाइमली आपके पास आनी चाहिए, बट कॉस्ट ज्यादा भी नहीं लगनी चाहिए। काम जो कर रहे हो वो सारा इफेक्टिवली होना चाहिए सही इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, बट एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, सपोज कहता है कि इन्वेंट्री चेक करवानी है। अब इन्वेंट्री चेक करवानी है, जहां पे सामान पड़ा हुआ है वो यहां से तकरीबन 5000 किलोमीटर दूर है। पहले एरोप्लेन के थ्रू जाएंगे, एयरप्लेन के थ्रू, और उसके बाद ट्रेन से जाएंगे, और फिर रुकना, खाना पीना, ये वो दुनिया भर का मिला के तकरीबन 5 लाख एक्सपेंस आ रहे हैं। ठीक है, जितनी टीम ने जाना है 5 लाख का एक्सपेंस आ रहा है। कंपनी कह रही है कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, हम भी समझते एक्सपेंसिव हो जाएगा, प्लस हमारी टीम जाएगी सिर्फ एक काम के लिए इतना कुछ करने। उसकी बजाय हमारे पास एक अच्छी ऑप्शन क्या है, हम किसी और एक्सपर्ट के साथ अपना जो है कनेक्शन बिठा सकते हैं, वहीं से एक्सपर्ट हायर करें, वो हमारे बिहाफ पे, जिसको हम पहले से जानते हैं, उस एरिया के बीच में वो अपनी टीम के साथ जाके कर देगा, एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाएंगे, इन्फॉर्मेशन बहुत क्विकली हमें मिल जाएगी, हम इतने में अपना बाकी काम कर सकते हैं जो अदरवाइज छूट जाना था क्योंकि हमारी टीम चली गई। तो हमने बेनिफिट भी देख लिया, टाइमली मिला हमें इन्फॉर्मेशन, सारा का सारा बेनिफिट आ गया, कॉस्ट भी हमने रिड्यूस कर दी, और टाइमली मैनर के बीच में हो रहा है। तो बेसिकली टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हुई है उसके ऊपर जो ओपिनियन हम देना चाहते हैं वो टाइमली मैनर में होना चाहिए। लेकिन इस टाइमली मैनर को मेंटेन करने के लिए हमें और कई एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है। ये मैंने एक एग्जांपल दी, हर जगह पे जरूरी नहीं है आप बेनिफिट और कॉस्ट को मैनेज कर पाओगे। तो कई जगह पे आपको बहुत सिस्टमेटिकली सोचना पड़ेगा कि वेदर the resources needed should be put to a specific purpose depending on the relevance of that aspect, the materiality of that aspect, or should you not put more and more resources? Resources का मतलब यहाँ पे मैन पावर और hours, number of hours spent by this मैन पावर है, हमारे जो CAs हैं और आर्टिकल्स हैं और टीम है।
और साथ में क्या कहता है, बेनिफिट उसमें से एक्चुअली क्या लॉजिकल कुछ बेनिफिट निकल रहा है, क्या वो एरिया इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसके ऊपर टाइम इतना लगाया जाए, राइट। तो ये बातें भी बोलता है कि ये जो बैलेंस मेंटेन करना है इसकी वजह से, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, सब कुछ चेक नहीं कर सकते हैं, सैंपलिंग रिस्क साथ में रहता है, सैंपल भी सिस्टमेटिक लेना है, सोच समझ के लेना है, इन सभी कारणों की वजह से ये भी एक फैक्टर है। टू द मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व। मैटर ऑफ डिफिकल्टी, मुश्किल है काम, सर धूप में खड़ा होना पड़ेगा सारी इन्वेंट्री चेक करने के लिए, क्योंकि सारी इन्वेंट्री रखते ही बाहर धूप में ओपन में, उसको अंदर रखा नहीं जा सकता, तो वो इन्वेंट्री चेक करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, पसीनों पसीन हो जाएंगे, लगता है यहीं पे नहा के 5 बार जाएंगे एक ही टाइम में। या टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, कहीं दूर दराज जाना पड़ेगा चेक करने के लिए, और चेक करने के लिए टाइम भी ज्यादा लगेगा क्योंकि बारीकियों का काम है। और कॉस्ट इन्वॉल्व, जैसे मैंने अभी पिछले वाले में बताया, रिसोर्सेज बहुत सारे लग रहे हैं जाने आने में। इन इटसेल्फ is not in itself a valid basis for auditor to omit an audit procedure. Just because difficult है, just because time ज्यादा लग रहा है, just because cost ज्यादा लग रही है, इसका मतलब ये नहीं है उस काम को छोड़ दोगे आप। एंड स्पेशली क्या कहता है, फॉर विच देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। मतलब जैसे मैंने आपको एक्सपर्ट वाला बताया था ऑल्टरनेटिव, अब वहां पे तो ऑल्टरनेटिव था, तो आपने कहा कि ठीक है ऑल्टरनेटिव कर लिया हमने, लेकिन सपोज आपके ही एरिया के बीच में चेक करना है और आप कहते हो यार गर्मी बहुत है और मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, ओपन में मैं तो चेक कर नहीं सकता, बहुत डिफिकल्ट काम है, और छोड़ो ना, चेक कैसे नहीं करते, तुम लोग खुद ही करवा दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑडिट प्रोसीजर नहीं करोगे, कॉस्ट ज्यादा लग रही है, मैन पावर ज्यादा लगानी पड़ेगी। अगर मैं चाहता हूं कि ये काम करने के लिए 3 आर्टिकल्स को 4 दिन लगने थे या 3 दिन लगने थे, तो मैं कहता हूं अकलमंदी है कि इकट्ठे 9 आर्टिकल्स लगाओ, 9 लोगों को लगाओ, काम 1 दिन के अंदर खत्म करो, सभी का 1 दिन लगेगा, बट काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तो कॉस्ट डेफिनेटली ज्यादा लग रही है मेरे को 9 लोगों को लगाना पड़ रहा है, उनके आवर्स और स्पेसिफिक चीजों पे वो काम कर रहे थे, उनको उठा के इधर लाना पड़ रहा है, बट फिर भी क्या कहता है, आप अपना प्रोसीजर करोगे, जिसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं उसको छोड़ोगे नहीं, जस्ट बिकॉज उसमें टाइम, कॉस्ट या क्या इन्वॉल्व है, डिफिकल्टी। ओके, अप्रोप्रिएट प्लानिंग करने से क्या होता है, असिस्ट करता है हमें इन मेकिंग सफिशिएंट एंड टाइम एंड रिसोर्सेज अवेलेबल। मतलब कहता है पहले से सोच लो सारे एरियाज के बारे में, अप्रोप्रिएट प्लानिंग करो, तो टाइम कितने में क्या हो जाएगा, हमने एक अपना पूरा का पूरा डिफाइन करके रखा हुआ था, प्लस रिसोर्सेज भी टाइमली अवेलेबल होंगे, पता होगा कौन से टीम मेंबर को कब किस स्पेसिफिक काम से उठा के इधर हमने लगाना है, कितने टाइम के लिए, चीजें आसान हो जाती हैं। Notwithstanding this relevance of information, thereby its value tends to diminish over time। मतलब क्या कह रहा है, इन सारी बातों को ऊपर को ध्यान में रखते हुए फिर भी एक बात क्या कहता है, इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए उसकी रेलेवेंस और उसकी वैल्यू जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे मैंने क्या कहा, आज ऑडिट शुरू किया है और यहां ऑडिट फिनिश करना है, अगर मुझे इंफॉर्मेशन आज कहां मिल गई है बेटा, यहां मिल गई है, तो मेरे लिए चीजें आसान है कि मैं इसको अगर चेक करना चाहता हूं, मुझे इतना टाइम लगता है चेक करने में, ठीक है। तो यहां पे ये क्या कह रहा है, नॉटविथस्टैंडिंग दिस रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो इट्स वैल्यू टेंड्स टू डिमिनिश ओवर टाइम। लेकिन अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली यहां पे और इसको खत्म अगर मैं नॉर्मल लेवल पे करता तो ये ड्यू डेट के बाद होती, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली रिड्यूस करना पड़ेगा टाइम। तो मैं क्या करूंगा, इतने टाइम के बीच में ही खत्म करने की कोशिश करूंगा, तो ऑब्वियसली काम जो इफेक्टिवनेस के साथ होना चाहिए था वो नहीं होगा, रिलायबिलिटी जो क्रिएट होनी चाहिए थी वो नहीं होगी, और जो वैल्यूज की अदरवाइज जनरेट होनी थी जिससे मुझे एरर, फ्रॉड, 10 चीजों के बारे में पता चल सकता था, वो भी नहीं पता चलेगा। तो क्या कह रहे हैं, relevance of information thereby its value tends to diminish over time and there is a balance to be struck between reliability of information and its cost। अब बेनिफिट की बात नहीं कर रहा, reliability of information and its cost, कितनी जल्दी मुझे चाहिए वो इंफॉर्मेशन। सपोज मुझे ज्यादा अपने पर्सन्स लगा के उस इंफॉर्मेशन को गैदर करके कैलकुलेशंस और 10 और उसके ऊपर मुझे रिकंसिलेशंस करनी है, ऑब्जर्वेशन करवानी है, वेरिफिकेशन करवानी है, ये सारी की सारी चीजों को अगर मुझे करना है तो इन चीजों को करने के लिए क्या कहता है, थोड़े एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगा दो बट टाइमली मैनर में हो जाएगा। प्लस रिलायबिलिटी फैक्टर बहुत मैटर करता है, क्यों, क्योंकि उस एरिया के बीच में फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हैं। उन फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए मुझे लगता है कि इट्स बेटर टू पुट अ लिटिल मोर कॉस्ट and get a better level of reliability because the balance is supposed to be maintained and then give an opinion in spite of going the opposite way। क्योंकि उसकी वजह से कल को सारी बात घूम के हमारे ऊपर आ जाएगी कि हमने
कॉस्ट इन्वॉल्व या डिफिकल्टी या टाइम इन्वॉल्व की वजह से प्रोसीजर अप्रोप्रिएटली नहीं लगाया था। तो ये बेसिकली कहां से रिलेटेड है बेटा, ये इस बात की कंटिन्यूशन है कि हमें स्टिल रिलायबिलिटी को भी पिक्चर में रखना जरूरी है। Hence, the auditor adopts only sampling, result in sampling risk, जिसका मतलब क्या है, विद इन रीजनेबल टाइम वन कैन नॉट चेक 100% इन्फॉर्मेशन। तो हम बहुत सिस्टमेटिक वे के बीच में डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अलग अलग तरह के सैम्पलिंग टेक्निक्स लगाते हैं, जो हम सैम्पलिंग में पढ़ते हैं 5:30 के बीच में, या फिर कह लीजिए सैम्पलिंग के चैप्टर के बीच में। लास्ट, other matters that affect the limitation of an audit. In the case of a certain subject matter, limitations of auditors' ability to detect misstatement are particularly significant. Such assertions or subject matters include कुछ खास बातें हैं जिनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड खास इंपैक्ट होता है इनहेरेंट लिमिटेशन के ऊपर। जैसे क्या कहते हैं, फ्रॉड। कौन सा फ्रॉड? जिसमें सीनियर मैनेजमेंट है या कोल्यूजन हुई है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते कुछ भी। इन लोगों ने मिलकर इतने अच्छे से छुपाया, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। Existence and completeness of related party relationships and transactions, एग्जिस्ट तो करते हैं बट आपको शो नहीं किया गया, आपको बताया ही नहीं गया कि रिलेटेड पार्टीज है। आर्म्स लेंथ प्राइस पे कह रहे हैं हमने किया, लेकिन एक्चुअली किया नहीं है। सारे फायदे उठाए गए हैं, सारी मैनिपुलेशंस की गई हैं इन ट्रांजैक्शंस के थ्रू, आपको बताया ही नहीं है। तो आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को कैसे समझ पाओगे? अगर ट्रांजैक्शन में भी उसमें मैनिपुलेशन करके आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्यों प्राइस कम करके दिया गया था, मार्केट में प्राइस उस वक्त यही चल रहा था, या हमारी पॉलिसी यही चल रही थी, या हमने जो है वो स्क्रैप बन गया था इसलिए इस वैल्यू पे दे दिया, गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अकरेंस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, बताएंगे नहीं। लाइसेंस आपका रिजेक्ट हो गया किसी चीज में, आपको बताया ही नहीं। अब सारा धंधा जो है वो सारा ब्लैक में चल रहा है और आपको पता ही नहीं है, इतनी बड़ी गड़बड़ कर दिया। आप तो क्या मान के चल रहे हो? परमानेंट फाइल, जिसके बीच में सब कुछ पक्का आपने चेक कर लिया था पहली बार में, वो सब कुछ आज भी आप समझ रहे हो ठीक है, जबकि वो ठीक नहीं है बेटे। फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस दैट मे कॉज एन एंटिटी टू सीज टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। आपने इस साल चेक किया, 50 करोड़ का जो है रिटर्न आया, अगले साल के लिए यूजर मान के बैठ गया कि क्या होगा, 100 करोड़ आएगा, लेकिन 100 करोड़ नहीं आया, 100 करोड़ का लॉस हो गया। तो आपने इस साल का जो चेक किया था, जो बेसिकली पास्ट इंफॉर्मेशन को चेक किया था, उसके बेसिस पे आप कोई फ्यूचर वायबिलिटी के बारे में नहीं बता सकते हो, या आपकी इनहेरेंट लिमिटेशन है। आप ऑडिट में सिर्फ इस साल के बारे में सर्टिफाई कर रहे हो कि इस बार जो बोला गया वो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ आगे ऐसे ही चलता रहेगा, जरूरी नहीं है चलता ही जाए साइया वे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, अब जल्दी से आओ मेरे साथ, आप आओगे बेटा लिमिटेशंस वाले पे। ये मैंने आपको बताया लिमिटेशन ऑन स्कोप। अगर टर्म्स ऑफ प्रपोज्ड एंगेजमेंट के बीच में पहले ही पता चल रहा है इंपोज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट वर्क इन टर्म्स, पहले ही बोल रहे हैं हम नहीं चेक करने देंगे, हम नहीं चेक करने देंगे, वो ये बड़े वाली आइटम्स चेक नहीं करनी, वहां का स्टॉक नहीं चेक करना, ये वाला डेटर नहीं चेक करना, हम कुछ नहीं कर सकते। उस केस के बीच में हम कहेंगे सर कोई बात नहीं, आप अपने पास रखिए अपना ऑडिट, हमको नहीं चाहिए, हम कहीं और अपना अच्छे से ऑडिट करेगा, हम इज्जत के साथ ऑडिट करेगा, ऐसे वाला नो ही करेगा, ठीक है। Such that auditor believes limitation will result in disclaiming an opinion on the financial statements, he shall not accept such a limited engagement as an audit engagement। तो क्या करेंगे? ऑडिट एंगेजमेंट नहीं तो और क्या, ऑब्वियसली हम काम ही नहीं कर रहे, बात खत्म। अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन टू डू सो, मतलब स्पेशल कुछ सेक्शन, स्पेशल कुछ एक्ट, स्पेशल कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें उठा के बोला जाता है जाइए इनका ऑडिट करिए। गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किया ऑडिट करने के लिए, लॉ ने स्पेसिफिकली अपॉइंट किया ऑडिट करने के लिए, ये लिमिटेशन लगा रहे हैं। कहते कोई बात नहीं, तुम जाओ ऑडिट करो, ये जो कुछ भी कहें, जो कुछ भी करवाएं, सब कुछ करके आओ और वापस आके रिपोर्ट तुमने हमको देनी है, बता देना, हम देख लेंगे अपने आप। चेंजेस इन टर्म्स, 3 तरह के चेंजेस है, एक सर्कमस्टांसेस की वजह से, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और एक रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप। चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, पहले कुछ बोला हुआ था, अभी किसी वजह से, जैसे इंडिपेंडेंट ऑडिट करवा रहे थे, पहले बोला हुआ था कि हमने पूरा ऑडिट आपसे करवाना, अभी इनको लगा कि बॉस गड़बड़ हो गई है, लोन जो लेना था जिसके लिए ऑडिट करवाना था वो लोन तो अब लेना नहीं है, वो लोन किसी वजह से जरूरत नहीं रही, फंड्स कहीं और से अरेंज हो गए हैं, तो ऑब्वियसली क्या कहता है पूरा ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, तो क्या करते हैं
कुछ एक पार्ट के बीच में हमें लग रहा था कि हमने ऑडिट वैसे भी करवाना था क्योंकि वहां पे हमें गड़बड़ के चांसेस लग रहे थे, सिर्फ उस एरिया में चेक करवा लो। जेन्युइन बोल रहा है, जेन्युइन बोल रहा है। इसने पहले हमें बताया था बैंक लोन के लिए, लेकिन बैंक लोन की अब जरूरत ही नहीं है तो ऑडिट की क्या जरूरत है। चलेगा, मानेंगे हम इनकी बात, रीजनेबल है। मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू नेचर ऑफ ऑडिट एज ओरिजिनली रिक्वेस्टेड। कंपनी ऑडिट के लिए आए थे और टैक्स ऑडिट, हम टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, इन्होंने कंपनी ऑडिट के लिए बुलाया था। क्यों? हमें क्यों लगा टैक्स ऑडिट? पिछले साल भी टैक्स ही कराया था, हमसे तो कंपनी ऑडिट करवाते ही नहीं। और एंगेजमेंट के बीच में गड़बड़ हो गई। बाद में इन्होंने कहा कि सर हमने तो बताया था आपको, आपको पता ही नहीं चला, हमने तो मिस्टर राजेश को कहा था कि हमने अरे, और राजेश जी को हमने कॉल किया, अरे यार सॉरी यार मैं तो भूल ही गया तुमको बताना, मेरे को तो याद ही नहीं रहा। अरे यार राजेश तुम क्या करते हो यार, हम 2 दिन से साला मगज मार रहे हैं यहाँ पे टैक्स ऑडिट के बीच में। वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं हम, 2 दिन का जो भी हुआ सो हुआ, तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। A restriction on scope of audit engagement, whether imposed by management or caused by circumstances. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमने पढ़ना है। ओके, पहली बात, पहले 2 केसेस के बीच में तो आप क्या करोगे? पहले 2 केसेस के बीच में तो डायरेक्टली मान लोगे कि रीजनेबल है, ठीक है। ये वाली बात मैं अभी बता नहीं रहा, मैं सिर्फ लिमिटेशन की बात कर रहा हूं, जबकि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बीच में ये भी बता रहा हूं कि चेंजेस इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट अगर आ जाता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट टू ए लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको एज इट इज चिपकाना पड़ेगा। इसको मैं नहीं समझा रहा हूँ, इसको मैं अलग से समझा दूंगा। अभी मैं सिर्फ लिमिटेशन की बात कर रहा हूँ। तो लास्ट के बीच में अगर आप आओ, कहता है कि इन्होंने हमसे जो काम करवाना था, जो चेंजेस करने के लिए ये कह रहे हैं, जो हमने बात की थी इनसे, कह रहे थे कि आप तो हमें उठा के क्या करोगे, एडवर्स ओपिनियन दे दोगे, इसलिए हम आपसे करवाएंगे। क्यों करवाएं हम आपसे? और हम तो आपसे काम करवाएंगे ही नहीं। There is no reasonable justification for change in terms of audit engagement। तो ठीक है सब, अगर कोई जस्टिफिकेशन लगी नहीं है, नॉनसेंस बातें कर रहे हैं आप, ये कोई बात होती है? आप हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस। कह रहा है आफ्टर 3 months of appointment कंपनी plans to appoint separate branch auditor for some branches. This is a change in terms of engagement which said all branches will be audited by principal auditor. Auditor will have to determine whether it is justified or not। इन्होंने कहा था हमारी जो भी ब्रांचेस होंगी ना सर, सारी की सारी आपने चेक करनी है, ठीक है जी। और 3 महीने बाद हम ऑडिट कर रहे थे, करते करते अचानक कहते सर वो वाली 2 में आप रहने दो, वो हम किसी और से करवा लेंगे। क्यों? आपने तो कहा था हम नहीं करनी। सर दूर पड़ती हैं, क्या आप जाओगे? तो सर पहले भी हम तो कन्याकुमारी टू जम्मू कश्मीर, पूरा ऑल ओवर इंडिया सर हम तो ट्रैवल करते हैं, हम तो काम बहुत करते हैं, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है उड़ने में। सर हमें दिक्कत है उड़ने में, आप जाओगे तो हम उड़ जाएंगे। वैसे वाली बात है। अच्छा, तो मतलब गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, फ्रॉड कर रहे हो। सर समझा करो, जानम समझा करो, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ना, मतलब नहीं बनता। इज्जत से काम करते हैं, एडजस्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे केस के बीच में आप अग्री नहीं करोगे, आपको क्या पता चल गया घपला है। लेकिन अगर ये कहते हैं कि वाकई कोई प्रॉब्लम है, सर बाढ़ आई हुई है उधर, बुरी तरह से बाढ़ आई हुई है, इतनी बाढ़, आप लोग जाओगे ना बीच में खुद ही तैरते निकल जाओगे। हमने कहा यार ऑब्वियसली ऐसे एरिया के बीच में जाना संभव नहीं है, हमारा कोई मूड नहीं है। कह रहे हैं जिन दिनों में कोविड बहुत हाई कंडीशन में चल रहा था, कहते चाइना में हमारी एक ब्रांच है, चेक करने जाएंगे आप प्लीज। अगर पागल हो गया है, हमको पागल कुत्ते ने काटा है कि हम जाके चाइना में चेक करके आएंगे। अबे वहीं से कोई ऑडिटर हायर कर लो, हम ना करेंगे। बहुत दिल था, हमारी बहुत इच्छा थी चाइना में जाए, मलेशिया में जाए, हमें नहीं जाना, हम अपने इंडिया में जो करना है ना वही कर लेंगे, आप बाहर वाला करवा लो। जबरदस्ती कोई नहीं कर रहे हैं, अग्री कर सकते हैं ऐसे केस के बीच में, लेकिन जहां पे गड़बड़ है वहां पे अग्री नहीं करेंगे। If auditor is unable to agree to a change of audit engagement and is also not permitted by management to continue original audit engagement, सर विड्रॉ कर लो। अगर ज्यादा काम नहीं हुआ है अभी तक, हार्डली 10%, 15, 20% हुआ है, विड्रॉ कर लो। नहीं करने का इनका काम, कहानी खत्म। और जहां पे क्या कहता है, इफ वेयर पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशन, लॉ और रेगुलेशन भी डिफाइन करते हैं क्राइटेरियाज, अलग अलग लॉज में अलग अलग क्राइटेरियाज डिफाइन किए गए। लेकिन अगर लॉ रेगुलेशन कहता है नो बॉस यू कैरी ऑन जटा, अगर कहीं पे कोई दिक्कत आएगी तो हम देख लेंगे अपने आप, उस केस के बीच में आप कैरी ऑन करोगे और बाद में आप जो डिस्क्लेमर देना हो, जो करना हो करना, साथ में आप रेगुलेटरी बॉडी को बता देना इन्होंने क्या क्या कांड किए और क्या क्या आपको शक लग रहे हैं इनके ऊपर। Determine whether there is any obligation either contractual or otherwise to report matters to other parties like TCWG owners regulators। मतलब ये क्या है, ये वाली बात हमने पहले भी कर ली थी। मतलब अगर आपको लगता है कॉन्ट्रेक्चुअल वगैरह कोई केसेस हैं जो आपने एग्रीमेंट किया है, ऑब्लिगेशन लीगल है, लॉ ने कहा है रेगुलेटरी बॉडी को बताने के लिए या फिर TCWG को बताना जरूरी है, तो ऐसे केसेस में आप इनको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ये हमारे 3 पार्ट्स हो गए। अब मैं सीधा छलांग मार के आऊंगा 700 के ऊपर, ताकि साथ साथ इसके
कनेक्टेड जो पार्ट है वो खत्म हो जाए। लिमिटेशन ऑन स्कोप आफ्टर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट, ये मैंने आपको बताया पहले वाले में चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट की बात कर रहा था, यहां पे टर्म्स की बात नहीं कर रहा है, यहां पे कह रहा है लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट है, काम करना चाह रहे हो, काम चल रहा है लेकिन लिमिटेशन अब लगा दी। वही वाले भाई साहब कहते थे कि नहीं सर कोई लिमिटेशन नहीं लगाएंगे, पर इनको पता था ये बाद में लिमिटेशन लगाएंगे, इनको तो ये था कि कोई आए तो सही, फिर हम दबा के बिठा लेंगे, फिर देख लेंगे हमने कैसे काम करवाना है। पहली बात हम क्या कहेंगे, रिक्वेस्ट फॉर रिमूवल ऑफ स्कोप ऑफ लिमिटेशन इफ आफ्टर एक्सेप्टिंग becomes auditor becomes aware that management has imposed a limitation on scope and this is likely to result in the need to express a qualified opinion or disclaimer, it is better that you request them to remove the limitation because आपका भी इंटरेस्ट नहीं है ऐसे कोई ओपिनियन देने में, क्योंकि फिर ये कल को काम नहीं देंगे। तो हम इनको कहते हैं भाई साहब प्लीज ये लिमिटेशन हटाइए, हमें एटलीस्ट अपना एक रीजनेबल लेवल तक काम करने दीजिए, हमारी मटेरियलिटी जो लिमिट्स हमने डिफाइन की है उसके अंदर अंदर रह के चीजें हो जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस हमने क्या कहा, कम्युनिकेट करेंगे टीसीडब्ल्यूजी को, कब, अगर ये रिफ्यूज कर देते हैं, रिफ्यूज किया इन्होंने टू रिमूव लिमिटेशंस, कम्युनिकेट करो टू टीसीडब्ल्यूजी एंड डिटरमिन कि क्या पॉसिबल है ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगा पाना टू ऑब्टेन साई, ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स किसी और को भेज देंगे, किसी और तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, कोई और जरिया लगा के बात की जा सकती है, कुछ भी कॉम्बिनेशंस अलग अलग सिचुएशंस के मुताबिक। अगर ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगा के बात बनती है परफेक्ट, अगर नहीं लगती तो सर एक ही बात बचती है, अनएबल टू ऑब्टेन साई कंक्लूड्स पॉसिबल इफेक्ट जो है वो अनडिटेक्टेड रह जाएंगे मिस स्टेटमेंट्स इफ एनी एंड कुड बी मटीरियल बट नॉट परवेसिव। नॉट परवेसिव मतलब पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे ऐसी तैसी नहीं कर रही है, ऐसे केस में क्या कहते हैं, क्वालिफाई कर दो ओपिनियन, मटीरियल है लेकिन परवेसिव नहीं हुई है, बट मटीरियल और परवेसिव है, क्वालिफिकेशन देना सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। इफ ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन साई एंड कंक्लूड्स कि पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स जो लिमिटेशन की वजह से हम चेक नहीं कर पाए हैं जिनको, इफ एनी कुड बी बोथ मटेरियल एज वेल एज परवेसिव, ताकि सो दैट क्या क्वालिफिकेशन इनएडिक्वेट होगी, क्वालिफाइड ओपिनियन से बात नहीं बनेगी, तो क्या कहता है, रिजाइन कर दो। ये बात हमने पीछे भी पढ़ी अभी एंड वेयर प्रैक्टिकेबल एंड नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ये भी हमने पढ़ा था कि लॉ अगर रोक नहीं रहा है तो कर सकते हो, लेकिन अगर लॉ रोक रहा है तो करना ही पड़ेगा। ऑडिटर में भी रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट टू रेजिग्नेशन टू टीसीडब्ल्यूजी, ये भी हमने पढ़ लिया था। इफ रेजिग्नेशन इज नॉट प्रैक्टिकेबल तो डिस्क्लेमर दे दो, कहता कोई बात नहीं, और एक्सप्लेन कर दो स्कोप ऑफ लिमिटेशन इन डिस्क्लेमर ओपिनियन पैराग्राफ। लो बेटा ये वाली बात भी खत्म हुई। अब आ जाओ आप मेरे साथ जल्दी से चैप्टर 4 के ऊपर, चैप्टर 4 रे ह्यूमन ला कोई जुली। ये क्या कहता है, लिमिटेशंस है इंटरनल कंट्रोल की। इंटरनल कंट्रोल कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल एश्योरेंस, ये बात तो हम जानते हैं। आप जितने मर्जी कंट्रोल्स लगा लो, जिन्होंने तोड़ने उन्होंने तोड़ ही देने, एब्सोल्यूट तो 100% तो पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया के बीच में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बना है जिसे हैक क्रैक नहीं किया जा सकता। बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स को भी हैक क्रैक किया जा सकता है, तो आप डिफाइन कभी भी ये नहीं कर सकते कि रीजनेबल एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस मिलेगी, रीजनेबल एश्योरेंस ही मिलेगी, राइट। ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि क्या कह रहा है, जो भी आपने कंट्रोल्स बनाए हैं वो कंट्रोल्स बनाने के बीच में जजमेंट इन्वॉल्व किन की है, डिसीजन मेकिंग किन की इन्वॉल्व है, ह्यूमंस की। तो अगर जजमेंट इन्वॉल्व है इनकी, तो जजमेंट गलत भी तो हो सकती है, हो सकता है समझने में गलती कर दी हो किसी एरिया को, किसी इंटरनल कंट्रोल को लगाने में। तो क्या कहता है, ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग कैन बी फॉल्टी एंड ब्रेकडाउन्स इन इंटरनल कंट्रोल कैन अकर बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर। मतलब क्या कह रहा है, इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हुए हैं लेकिन कंट्रोल लगाने में या कंट्रोल का कोई रिजल्ट आया और उस रिजल्ट के मुताबिक आपने जो चेंजेस किए कंट्रोल में, उसमें गलती हो सकती है। अगर आपकी जजमेंट में गलती है, अगर आप कंट्रोल की रिक्वायरमेंट जिस पर्पस के लिए लगाया गया था उसको समझने में गलती कर गए, तो फॉल्टी जो है आपका इंटरनल कंट्रोल रह जाएगा। चेंज करो या डिजाइन करो, दोनों केसेस में। प्लस क्या कहता है, इंटरनल कंट्रोल में ब्रेकडाउन्स हो सकते हैं, लूप होल्स रह सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ड्यू टू ह्यूमन एरर्स। अगर आपने अपना सिस्टम खुला छोड़ दिया, सर सिस्टम ही खुला छोड़ दिया तो ऑथराइजेशन कोई भी कर सकता है आपके डेस्क पे आके किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन की, तो दिस इज ह्यूमन एरर। इसकी वजह से जो लूप होल निकला है, आपने अपने साथ वालों को बुलाया, सलूजा जी एक मिनट आना यार, ये पता नहीं कीबोर्ड मर जाने को आज क्या हो गया है, मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा हूं यार, मेरा पासवर्ड ही नहीं पै रहा है, कोई हेल्प कर दो मेरी प्लीज। हाँ जी दसो सुखीजा जी। यार मेरा पासवर्ड जा पाया जो मैं थोनू पूरा दस दा, आई विल टेल यू द कंप्लीट पासवर्ड। ओके
ए पण है, ए पण है, ए पण है, सारा का सारा पासवर्ड बता दिया। लो जी, सलूजा जी ने चक दी 5 ट्रांजेक्शन एक ही दिन में, 10 लोन दे दिए 500 करोड़ रुपए के, और सुखीजा जी की ऐसी तैसी हो गई। सुखीजा जी को पता ही नहीं है कि उन्होंने लोन दिए हैं, और लोन डिसबर्स भी हो गए, और बाद में बैड डेट हुई तब जाके सुखीजा जी को पता चला, और वो दुखीजा जी हो गए तब। ये ब्रेकडाउन भारी पड़ सकते हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस, operation of a control may not be effective, such as where information produced for the purpose of internal control is not effectively used because individual responsible for reviewing information does not understand its purpose or fails to take appropriate action। मतलब क्या कह रहा है, आपने अपना इंटरनल कंट्रोल लगाया, वो सही तरह काम कर रहा है, उसमें एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होती है। एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होती है जब कोई लूप होल या कोई किसी ने गलत तरह का कोई एंट्री लेने की कोशिश की है सिस्टम में। अगर वो एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हुई है तो तरीका क्या है, साथ के साथ उस एक्सेप्शन रिपोर्ट के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो लोगों से रिलेटेड लॉग क्रिएट हुआ है उन लोगों से सवाल जवाब करने चाहिए, सिस्टम में चेंजेस करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर एंट्री हो गई थी डिटेक्टिव मोड में, अगर पता चला प्रिवेंटिव नहीं था, तो उस केस के बीच में टाइमली एक्शन लो। और भाई साहब, जिन बंदों को आपने बिठाया एक्सेप्शन रिपोर्ट्स के ऊपर, वो कह रहे हैं छोड़ो, एक हफ्ते बाद इकट्ठी देखेंगे, आज तो पौवा खोला हुआ है, शांति से बैठ के लगाते हैं। तो बेटा, ऐसे केस के बीच में एक हफ्ते बाद ये चेक करेंगे, एक हफ्ते में तो कंपनी खाली हो जाएगी। सो क्या कह रहा है, अगर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है पर्पस की कि एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होने का मतलब इट्स लाइक एन अलार्म, यू शुड टेक एक्शन देयर एंड देन, तो गड़बड़ हो जाएगी। कोल्यूजन अमंग पीपल, लोग मिल गए यार, आपने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी की थी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी की ऐसी तैसी फेर दी इन लोगों ने, कैसे मिल गए आपस के बीच में। और ये लोगों की मिली भगत होने की वजह से क्या हुआ, जो गड़बड़ हमने कभी सोची नहीं थी वो गड़बड़ इन लोगों ने मिलकर कर डाली। लोन डिसबर्स करना था, 3 लोग मिल गए, आपस के बीच में जब तक नहीं मिले थे लोन को डिसबर्स किया ही नहीं जा सकता, गलत। इन्होंने क्या किया, एक फोर्थ पार्टी बाहर से हायर की, उसको कहते हैं आपने हमसे लोन लेना है, हम 3 लोग आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, 40-50 करोड़ का लोन है, 10-10 करोड़ चारों की जेब में जाएंगे, पहले 2 साल की किस्तें 10 करोड़ है, तो जो 10 करोड़ 50 करोड़ में से बचा वो हम किस्तें 2 साल तक भरते रहेंगे, ताकि कभी किसी को जो है शक ना हो। 10-10 करोड़ हमारी जेब में चला गया, तीसरे साल से ट्रांजेक्शन बंद। कंपनी जिसको खोल के आपने ये रुपए जिसमें डाले थे उसको डिफंक्ट दिखाओ, बंद हो गई है दिखाओ। डायरेक्टर्स कहीं से भी दुनिया भर के इधर उधर के उठा लेना, बंद करो उसको, और बैड डेट दिखा के सबकी जेब में 10 करोड़ रुपए आ गए। ये कोल्यूजन है, इसको कुछ नहीं किया जा सकता। 2 or more people or inappropriate management override of internal control, मतलब अगर मैनेजमेंट खुद ही ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो जाए, जिसने बनाया है वही इन्वॉल्व हो जाए। जजमेंट बाय मैनेजमेंट, in designing implementing controls, management may make judgments on the nature extent of control it chooses to implement and the nature extent of risk it chooses to assume। मतलब क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट रिस्क जब सिलेक्ट करती है, रिस्क असेसमेंट पॉलिसी लगाती है, रिस्क असेसमेंट करती है, तो किस लेवल पे रिस्क को एक्चुअली वो जज कर पाए हैं और किस तरह के कंट्रोल्स लगाने जरूरी है, इस बात को समझ पाना एक्चुअली ये मैनेजमेंट की जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो कंट्रोल्स सही तरह समझ ही नहीं पाए किस एरिया में रिस्क है और किस एरिया में उस रिस्क को कवर करने के लिए किस लेवल के कंट्रोल्स लगाने चाहिए, ऑटोमेटेड, मैनुअल, कॉम्बिनेशन, या किस हाई इंटेंसिटी के लगाने चाहिए, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, अगर ये गड़बड़े हो गई तो सर तो भी दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, लूप होल्स रह जाएंगे। एंड लास्टली, लिमिटेशन इन स्मॉल एंटिटीज, सेग्रीगेशन कर नहीं सकते, मैंने आपको बताया था, रामू सारे काम कर रहा है, तो दिस एंड्स आवर होल लिमिटेशन प्रोसेस। हमारी 5 लिमिटेशंस की हमने बात की। पहली लिमिटेशन जो है हमारी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट है, जिसके बीच में हमने फाटो की बात की, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, एंड लास्टली अदर मैटर्स, जो सिग्निफिकेंट मैटर्स में आता है, जिसमें हम FRRF की बात करते हैं, फ्रॉड्स, रिलेटेड पार्टीज, रेगुलेशंस, और लास्ट के बीच में फ्यूचर इवेंट्स। देन कम्स स्कोप ऑन लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, मतलब शुरू ही नहीं हुआ है, पहले लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, हाथ जोड़ दो, आथू करो और निकल लो। फिर उसके बाद कहता है काम शुरू हो गया है, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में चेंज करने की बात कर रहा है टू अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, और उसमें भी वो वाला पार्ट हमने पढ़ा जिसमें लिमिटेशन लग रही है। कहता है अगर लिमिटेशन लग रही है और आपको लग रहा है कि अग्री नहीं करना चाहिए, जस्टिफाइड नहीं है, अग्री मत करो। अग्री करने के बाद अगर ये कह रहे हम तो आने नहीं देंगे कि 47 दिखाएंगे, तो कोई बात नहीं, रिजाइन कर दो, अगर लॉ अलाउ करता है। अगर लॉ कहता है कि नहीं करो तो कोई बात नहीं, आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन अपना क्रिएट करो, गवर्नमेंट को जाके जो है रिपोर्ट दो, साथ में उनको बजर दबा दो, क्या अलार्म है जी इनकी कंपनी में, जाके आप अपने आप इन्वेस्टिगेशन करवा लो। फिर हमने बात की स्कोप
ऑन लिमिटेशन 705 के बीच में, जहां पे ऑडिट ओपिनियन ही क्रिएट करने के बीच में दिक्कत हो जाएगी। यानी हमको जो काम कर रहे हैं उस पर इतनी लिमिटेशन लगा दी है कि हम काम कर नहीं पाएंगे, प्रोसीजर्स ही नहीं लगा पाएंगे। तो वहां पे भी क्या कहते हैं, पहली बात को लिमिटेशन रिमूव करो। लिमिटेशन रिमूव कर देंगे बहुत अच्छी बात, नहीं करेंगे तो टीसीडब्ल्यूजे के पास जाके बताओ, अल्टरनेट प्रोसीजर्स लगाने की कोशिश करो। अगर वो भी नहीं लगाएगा और आपको लगता है क्वालिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा तो क्वालिफाइड ओपिनियन दो। लेकिन अगर आपको लगता है क्वालिफाइड से काम नहीं चलेगा तो कहता है या तो डिस्क्लेमर दो या फिर रेजिग्नेशन दो और एंजॉय करो। फिर यहाँ पे हम आ गए फोर्थ में, और फोर्थ में हमने कहा रे ह्यूमन ला कोई जूली, रीजनेबल एश्योरेंस ही मिल सकती है। जजमेंट बाय ह्यूमंस जो है इन्वॉल्व है, ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ हो सकता है, फॉल्टी हो सकती है, एरर्स आ सकते हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स जो जनरेट हो रही है उसका हमें पर्पस ही नहीं पता, तो यूटिलाइजेशन नहीं होगी, तो लूप होल क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद कोल्यूजन अमंग पीपल या इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट का ओवरराइड चल रहा है, खुद ही वो ऊपर बैठ के सारी ट्रांजेक्शंस अपनी मर्जी से घुमा रहे हैं, सभी को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, सारी अथॉरिटीज उनके पास है, खुद ही चेंजेस कर रहे हैं, मास्टर डेटा कॉन्फ़िगरेशंस में गड़बड़ हो जाएगी। जजमेंट बाय मैनेजमेंट, पहले तो रिस्क नहीं पता कौन से हैं, रिस्क सही तरह चूज नहीं किए या फिर उसको लगाने वाले कंट्रोल सही तरह चूज नहीं किए। एंड लास्टली लिमिटेशन इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज, एक ही आदमी है, गिने चुने आदमी है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे काम है, गड़बड़ के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। लो बेटा ये सारा का सारा खत्म हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। वापस जाओ पढ़ने बैठो, इस सारे को रिवाइज कर लेना। आपके बेसिकली 5 टॉपिक्स कवर हो गए हैं, जिसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली किसी ना किसी अटेम्प्ट में जरूर आता रहा है। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आई डू एक्सपेक्ट आ सकता है पेपर में, सो प्लीज इनको अच्छे से पढ़ लेना एंड बहुत अच्छे से पढ़ो। अगर कोई आपको लगता है टॉपिक आप चाहते हो मैं आपको समझाऊं तो मुझे बताना। अगर आपको पसंद आया मैंने जो पढ़ाया, इफ यू लाइक्ड इट काइंडली पुट अ लाइक एंड कमेंट, डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताओ कैसा लगा और क्या आप चाहोगे मैं आपको और पढ़ाऊं। कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है मुझे बताओ, मैं खुद तो अपने आप बताता ही रहूंगा, आपको बनाता ही रहूंगा अलग अलग मैं वीडियोस। थैंक यू सो मच, एंजॉय योरसेल्फ मतलब पढ़ो, फोकस्ड वे में पढ़ो, एक्सक्यूजेस देने बंद करो, प्रोक्रेस्टिनेशन बंद करो। गिने चुने दिन रह गए हैं, आपकी जिंदगी निर्भर करती है इन दिनों पे, फट्टे चक दो, दब के पढ़ो।